ऑल गाइड्स, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। मैं मुकेश कुमार, न्यू शिखर एकेडमी चित्तौड़गढ़ से। आज मैं एग्रीकल्चर का चौथा वीडियो लेकर आ रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट अपनी चल रही है, जो 12th में 20 नंबर के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इनमें से आज अपन पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट। टॉपिक हम पढ़ेंगे मृदा क्षरण अर्थात मृदा अपरदन या सोइल इरोशन। अपन बात करेंगे मृदा क्षरण। मृदा अपरदन हो गया आपका, सोइल इरोजन इरोजन। नेक्स्ट मृदा संरक्षण। क्रॉप्स में सबसे अधिक इम्पोर्टेंस रोल होता है वो मृदा का होता है। तो अपन देखें मृदा क्षरण क्या है। मृदा क्षरण की अपनी प्रारंभिक स्थिति से मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। पर बात करें जैसे मृदा में जो टॉप सोइल है, ये मृदा इसका ये टॉप सोइल है, इस टॉप सोइल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मृदा क्षरण, मृदा अपरदन या सोइल इरोजन कहलाता है। क्योंकि मृदा का जो ऊपरी स्तर जो है, मृदा के जो ऊपरी स्तर जो होते हैं, वह जिस स्तर में प्लांट्स अपन लगाते हैं, जिस तरह पर प्लांट्स लगाते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, वह स्तर होता है ऊपरी स्तर। या मैं ये बात करूँ टॉप सोइल। अब टॉप सोइल के अंदर जब अपने प्लांट्स अपन ग्रोथ करेंगे, प्लांट्स अपन लगाते हैं, तो इनके अंदर ऑर्गेनिक पदार्थ मिले हो, अर्थात सड़े गले पत्ते अंश जो हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं या ऑर्गेनिक पदार्थ जो हैं वो इस सोइल में मिक्स होते हैं और उनसे प्लांट जो होता है प्रॉपर रूप से जो उसको न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं वो ग्रहण करते हैं और ग्रो करते रहते हैं। तो जब जितने पदार्थ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अधिक होंगे, वह मृदा उतनी ही उसकी जो उर्वरता जो होगी वो अधिक होगी, और जिस मृदा की उर्वरता अधिक होगी उस मृदा में उत्पादकता मतलब प्रोडक्शन उतना ही अधिक होता है। उत्पादकता क्या उतना ही अधिक कि मिट्टी के अंदर यदि ऑर्गेनिक्स या ह्यूमस का मतलब हो गया ह्यूमस की मृदा में मिले सड़े गले पत्तों का अंश, चट्टानों का मिश्रित रूप। चट्टानें जो हवा से वायु से जल के तेज हवा से कटकर उसका चूर्ण बन जाता है या आपस में भूस्खलन से चूर्ण बन जाता है, वो मृदा में मिलेगा तो मृदा का निर्माण होता है। तो उन सब में यदि इनकी कमी आ जाती है, इनकी मात्रा अधिक होगी, मृदा उर्वरता अधिक होगी, और यदि कमी आती है तो मृदा बंजर हो जाती है। वहाँ पर प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो इसे अपन क्या कहते हैं, मृदा क्षरण कहते हैं। अर्थात भौतिक रूप से मिट्टी का अपनी वास्तविक स्थिति से कटकर दूसरे स्थान पर जाना मृदा क्षरण, मृदा अपरदन या सोइल इरोजन कहलाता है। सोइल इरोजन कहते हैं। मृदा अपरदन से मृदा की जो उपजाऊपन जो है या तो कम होगा या फिर जहाँ उपजाऊ नहीं है वहाँ मृदा चली जाती है, वहाँ की भूमि उपजाऊ हो जाती। अब आप देखते हैं कि किस प्रकार से ये होता। तो मृदा क्षरण के दो तरह से है। मृदा क्षरण पहला आप देखिए नेचुरल इरोजन। मतलब प्राकृतिक क्षरण। प्रकृति के द्वारा जिन पर अपन कंट्रोल नहीं होता है वो होता है आपका प्राकृतिक क्षरण, नेचुरल इरोजन।
कि जैसे तेज हवा, जिसे मैं बात करूँ आपका राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जो गंगानगर आपका जो क्षेत्र जो है वहाँ मई जून में तेज हवा चलती है, टेम्परेचर हाई होता है, तो वहाँ का वातावरण एटमॉस्फेयर शुष्क होगा, तो वहाँ चलने वाली आंधी के द्वारा वहाँ की जो मिट्टी जो होती है वो उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाती है, जिसको विंड इरोजन अपन कहते हैं। ये अपन आगे अपन देखेंगे। तो पहला होता है प्राकृतिक क्षरण, दूसरा अपन बात करें वो होता है त्वरित एस्केलेरेशन अर्थात त्वरित, कौन सा त्वरित क्षरण। त्वरित क्षरण तेज गति से हवा, तेज गति से पानी आ गया, तेज गति से पानी प्रवाह हो गया, आपका पर्वत है, पहाड़ से पहाड़ हो गया, पहाड़ है, कोई भी क्षेत्र है, पानी प्रवाह हुआ, तेज गति से प्रवाह हुआ, पूरे क्षेत्र कट जाता है, ये भाग कट जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, नीचे पुल डाउन हो जाएगा, नीचे गिरेगा, नीचे गिरकर कहाँ गिर जाएगा, मिट्टी में बदल जाता है, मिट्टी में बदलेगा। तो प्रकृति और त्वरित क्षरण, प्रकृति के द्वारा, त्वरित जो होता है जब उसकी से त्वरित में प्राकृतिक क्षरण त्वरित दोनों के अंदर की बात अपन करें तो दोनों में सबसे डेंजरस जो है वो है आपका त्वरित क्षरण, त्वरित क्षरण। अब प्राकृतिक क्षरण कैसे होता है, किन कारणों से प्राकृतिक क्षरण होता है। तो पहला अपन देखेंगे जल के द्वारा, पहला अपना जल के द्वारा मृदा क्षरण, जल के द्वारा मृदा क्षरण कि जल के प्रवाह से, जैसे मैं बात करूं तेज बारिश होगी तो बारिश होने पर, जैसे बारिश बूंद के रूप में होती है, ये आपका स्थल, यहाँ पर बारिश ये बूंद की कण नीचे पुल डाउन होगी, गिरेगी, तो गिरने पर ये जो कण है ये पानी इस पे गिरेगा, पानी गिरेगा तो इस कण का जो संगठन है वो टूट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय पार्टिकल्स इन सोइल का जो पार्टिकल्स का जो संगठन है वो इस पानी की बूंद से गिरता है। क्यों गिरेगा, पानी ऊपर से गिरता है, पानी से ऊपर से गिरेगा, उसका वेग अधिक होगा और वेग अधिक होता है तो उस वेग के कारण उस मिट्टी के कण पर प्रहार लगता है, जोर बल लगता है और बल के द्वारा वो कण जो होते हैं टूट जाते हैं और बिखरने लग जाते हैं। इस प्रकार से बिखरने लग जाते हैं और वो एक स्थान दूसरे स्थान पर गिर जाते। वो डिपेंड करता है कि मृदा की कण किस टाइप, मृदा के कण की साइज क्या है, मृदा के कण की साइज क्या है, उस पर वो निर्भर कर रहे हैं। जैसे मैं कह दूँ बालू सैंड की बात पर करें, सैंड मृदा, इसका व्यास जो होता है 0.5 से अधिक होता है, 0.5 से अधिक होता है, मृदा 0.1 से लेस देन 0.mm से लेस देन नेक्स्ट 0.1 से 0.5 mm, नेक्स्ट मोर देन 0.5 mm, मोर देन 0.5 mm। तो इस पर तो साइज पर डिपेंड करेगा कि उसकी साइज जो है पार्टिकल्स जो है सोइल के वो कैसे है। जिस प्रकार पानी नीचे गिरता है इसको बोलते हैं बौछार, जब ऊपर से नीचे गिरती है, हम देखो जैसे मान लीजिए वाष्पेशन पर हाथ अपन धो रहे हैं, हाथ धोते से पानी नीचे गिरता है तो अपन देखते हैं कि अपने जो शूज पहन रखे हैं, पैंट पहन रखे हैं, उन पे भी मिट्टी के छींटे लग जाते हैं। कारण क्यों ऐसा, क्योंकि जैसे ही पानी ऊपर से गिरा रहे हैं, नल टेप लगा हुआ, ये टेप लगा है, यहाँ पानी गिरा रहे हैं, पानी नीचे गिरने पर जो पृथ्वी की जो मृदा की जो ऊपरी टॉप सोइल में जो कण जो होते हैं उस पर पानी गिरेगा। टॉप सोइल पर गिरने से वो पानी जो मृदा के जो पार्ट्स जो होते हैं वो टूटेंगे, डिस्ट्रॉय होंगे और जंप करते हैं और हमारे कपड़ों पर लग जाते हैं। वैसा ही सेम बारिश में होता है, जब बारिश होती है तो क्लाउड से जो पानी नीचे आ रहा है, क्लाउड से पानी नीचे आता है बूंद के रूप में, तो नीचे आने पर ये पार्ट जो है मिट्टी टॉप सोइल पे इन पर गिरेगा, जिसे बौछार कहते हैं। बौछार करने में ठीक कण उड़ते पश्चात दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। मान लीजिए यहाँ एक्टिव हो गए, लगातार यदि वर्षा हो रही है, लगातार कण हो रहे हैं तो ये भी लगातार होते जाते हैं, यहाँ एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने पर जैसे पानी तेज होने पर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ पर आ जाता है।
बोलते हैं परत क्षरण। ये तो क्या बौछार क्षरण कि बौछार के द्वारा पानी की बूंद गिर रही है, बौछार आ रही है, उस बौछार के द्वारा मृदा के कणों का संगठन का टूटना और टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। ये तो गया फर्स्ट बौछार क्षरण। दूसरा कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऐसा हो रहा है कण एक स्थान दूसरे स्थान पर आ रहे हैं तो यहाँ पानी की कणों की मात्रा बढ़ जाती है। मृदा में पानी का जो लेवल जो होता है वो अधिक हो जाता है। पानी का लेवल अधिक होगा तो पानी में मृदा जो होती है वो विलय हो जाती है। देखा होगा आपने कि बारिश होने के पश्चात जब पानी नीचे आता है तो उसमें मृदा घुल जाती है। मृदा घुलने पर पानी गंदा पानी हो जाता है। क्यों? उस पानी में मृदा के कण जो होते हैं वो विलय हो जाते हैं और पानी का स्तर बढ़ने पर पानी के साथ साथ मृदा का भी बहाव होना शुरू हो जाता है। मृदा बहने लग जाती है पानी के साथ। इसको बोलते हैं अपन मृदा, इसको बोलते हैं अपन परत क्षरण। अब ये पानी आगे से आगे बढ़ता जाएगा, परक्षरण होता रहेगा। जैसे मान लीजिएगा आगे यहाँ पर आकर किस कोई ढाल खेत क्षेत्र है, वहाँ ढाल आ गया, ढाल आएगा, ढालुआ क्षेत्र हो गया तो ये पानी यहाँ से इस ढाल की दिशा के अंदर रन करेगा। इसमें रन करता है और इसमें रन करेगा तो इसका जो वेग होगा, वेग जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वेग बढ़ेगा। जैसे ही वेग बढ़ता है, वेग बढ़ेगा तो मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है। मिट्टी कटने लग जाती है। आप देखा होगा बारिश होती है तो एक छोटी नलिका इस प्रकार से एक नाली बन जाती है। ऐसे एक नाली के अंदर पानी प्रवाह होना शुरू हो जाता है तो एक प्रकार से नाली बन जाती है। इसको बोलते हैं अपन आव नलिका क्षरण। ये हो गया आपका आव नलिका क्षरण। इसके बाद में कंटिन्यूटी यदि बारिश होती रहती है, कंटिन्यूटी पानी का बहाव होता रहता है तो ये जो आमनेट का जो क्षेत्र जो बना हुआ है ये बढ़ जाता है। इसका धीरे इतना क्षेत्र इसका बढ़ जाता है, मतलब पास वाली मृदा जो होती है वो कट जाती है। आपने देखा होगा कोई नदी है, जैसे ये नदी है, पानी से प्रवाहित हो रहा है, पानी बह रहा है, अचानक पानी का बहाव तेज होने से यहाँ से एक अवनलिका बन जाता है और पानी इधर निकलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे पानी का स्तर और बढ़ता जाएगा तो इसका ये साइज जो है ये और इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। इसको कहते हैं आमनलिका क्षरण। उसके बाद में और भी अधिक होती रहती है, और भी अधिक हो जाती है तो यहाँ मिट्टी का कटाव अधिक होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से मतलब यहाँ से आकर यहाँ पर आ जाती है तो एक स्थान से कहाँ होगी, यहाँ पर मृदा। तो मृदा का अपने प्रारंभिक स्थिति से कि टॉप सॉइल से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाना मृदा क्षरण कहलाता है। मृदा क्षरण। अब इनमें यदि मृदा उपजाऊ है तो यहाँ जो फील्ड होगी, यहाँ जो फील्ड है उस फील्ड में मृदा क्या हो जाएगी, बंजर हो जाती है या जो उर्वरता जो है वो कम हो जाती है। तो याद रखना 4 चरण हो गए आपके, बौछार चरण हो गया, मृदा फिर बौछार के द्वारा पार्श्व टूटना, फिर आगे बहना, परक्षरण। सबसे अधिक जो होता है वो होता है आपका मृदा का परक्षरण होने पर पूरी परत होती है, ये पूरी परत एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसे बोलते हैं परक्षरण। तो अब देखो मृदा क्षरण के कारण किस प्रकार से होते हैं, मृदा क्षरण किन वजह से होता है। ये तो मृदा क्षरण हो। अब देखिए मृदा क्षरण के रीजन, मृदा क्षरण किस के कारण होता है। पहला देखो वायु के द्वारा, वायु के द्वारा मृदा क्षरण। चलो बॉडी जैसे आ गया अपन लिखते हैं मृदा क्षरण के कारण, मृदा क्षरण के कारण या मृदा क्षरण के प्रकार। मृदा क्षरण के प्रकार पहला पर लिख दें वायु के द्वारा, दूसरा होगा अपना
जल के द्वारा, जल के द्वारा। अभी हमने कहा कि मृदा जो होती है वो कई प्रकार की होती है, बड़ा सा कली मृदा, ब्लू सैंड, बालू मृदा, उसके अकॉर्डिंग पार्ट्स, जितने उसके पार्ट्स होते हैं उसके आधार पर। जैसे हमने वायु की बात करें तो वायु चलन के आधार पर वायु का तेज प्रवाह है, शुष्क प्रदेश जो होते हैं जहाँ बारिश कम होती है, शुष्क क्षेत्र जो होते हैं उन क्षेत्रों में वायु के द्वारा अधिक मृदा अपरदन होता है, मृदा चलन होता है, मृदा कट के स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ जाती है। तो इसकी बात करेंगे सबसे पहले पर निलंबन। निलंबन मतलब सस्पेंस। निलंबन का आपको क्या इसमें इसके ऊपर कहेंगे सस्पेंस अपन कहते हैं कि जिस कणों की साइज, अभी हमने सबसे पहले बताया था कि कण जो होते हैं मृदा के 3 प्रकार से, 3 कणों की बात करते हैं व्यास के आधार पर कि मृदा जो ये व्यास है, इसके आधार पर मृदा को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है 0.1 mm से कम व्यास वाली मृदा, दूसरा 0.1 से 0.5 mm मृदा व्यास की मृदा, नेक्स्ट 0.5 से मोर देन 0.5 से अधिक व्यास की जो मृदा है वो मृदा। तो मैं बात करूँगा सबसे पहले 0.1 mm से जो कम व्यास की मृदा है उसका जो चरण होगा वो होता है निलंबन। वो कहलाता है निलंबन, सस्पेंशन। इसमें निलंबन के द्वारा वह मृदा जिनके कणों का व्यास 0.1 mm से कम होता है, उसका अपरदन निलंबन के द्वारा होता। उसमें क्या है कि हवा चलेगी, हवा चलने के कारण ये कण हल्के होते हैं, लाइट्स होते हैं, उनका वेट कम होगा क्योंकि व्यास कम है, वेट कम होगा तो ये हवा के साथ में उछलने लग जाते हैं और हवा में लटक जाते हैं, और हवा में लटक से यहाँ जंप किया, हवा में उछल गया और हवा के साथ ही प्रवाहित हो जाते हैं, और जहाँ वायु कम हो जाती है फिर वापस वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। तो इस प्रकार का जो चरण है वो कहलाता है निलंबन। कौन सा होता है वो होता है आपका निलंबन होता है, और इनका जो व्यास होगा वो 0.1 mm से कम होता है, और इनके अंदर मिट्टी के कण जो होते हैं वो कई किलोमीटर दूर तक जाकर नीचे गिरते हैं। क्यों? हल्के होते हैं, और हल्के होने का इजीली आसानी से वायु के साथ चले जाते हैं, वायु के साथ प्रवाहित हो जाते हैं, वायु के साथ में उड़कर लटक जाते हैं, वायु में वो साथ में मूव करते रहते हैं। दूसरा है आपका नेक्स्ट मैं बात करूँगा उद्छलन। नेक्स्ट आपका होगा उद्छलन। इसको अपन इंग्लिश की बात अपन करें तो इसको अपन बोलते हैं सैल्टेशन, बोलते हैं इसको अपन कह रहे हैं। इसमें क्या होगा, इस उछलन की प्रक्रिया अर्थात 0.1 mm से 0.1 mm से 0.5 mm 0.1 mm से 0.5 mm की व्यास वाली मृदा के कण, व्यास की मृदा का कण हवा के साथ में उछलना सैल्टेशन या उछलन कहलाता है। अर्थात इस प्रकार की बात करें, इस प्रकार की जो आपका उछलन की प्रक्रिया है, प्रोसीजर जो है वो 0.1 mm से 0.5 mm व्यास की जो मृदा के कण है उनमें होता है। ये कण इसकी वजह से मान लीजिए यहाँ बात करें मृदा का सदर है, यहाँ मृदा एक पार्ट मृदा की कण है, मृदा जब पर गिरा वहीं पर वहाँ से उड़ेगा हवा के द्वारा, और वहीं पर कुछ ही ऊंचाई पर उठकर वहीं पर वापस नीचे गिर जाता है। इनकी साइज होगी 0.1 mm से 0.5 mm होती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं पर उछलन। ये भी इसकी विचार कम दूरी तय करते हैं,
कम दूरी तय करते हैं। अगला है आपका एक तीसरा है सतह है सरफेस क्रीप। सरफेस क्रीप अर्थात सतह है सरपट, सतह है सरफेस क्रीप। इसमें होगा कि सतह का सरफेस का मतलब सतह, ऊपर का सतह जो है इसका हटना माना तेज प्रवाह आया और ये कण हटी तो पूरी धरती पर चली जाए। सबसे अधिक अपरदन जो का नुकसान जो होता है वो इसी के द्वारा होता है। इसके अंदर 0.5 mm के व्यास से इन कणों का व्यास होगा 0.5 mm से अधिक होता है। यह सतह समर्पण कहलाता है। तो हमें दोबारा निरूपण करें वायु के द्वारा कि वायु के द्वारा मिट्टी के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना वायु क्षरण कहलाता है, विंड इरोजन कहलाता है। विंड इरोजन कहलाता है, वायु क्षरण वायु अपरदन कहलाता है। इनके बाद अपन करें तो इनमें कणों का जो व्यास होगा उस व्यास पर निर्भर करेगा। मर्दा कणों का व्यास 3 प्रकार का है, 0.5 mm से कम मर्दा वाली मर्दा, 0.1 से 0.1 mm से कम, 0.1 से 0.5 mm तक, बिटवीन 0.5 से मोर देन 0.5 mm व्यास से अधिक। तो जिस मर्दा के कणों का व्यास 0.1 mm से कम होगा उसका जो क्षरण होगा वो प्रक्रिया कौन सी निलंबन कहलाती है। क्या कहलाती है? वो निलंबन कहलाती है। इनके अंदर की मर्दा के सतह का जो ऊपरी जो स्तर है, टॉप सॉइल जो है, उसमें जो कण जो होते हैं वो टूटते या हवा चलेगी तो हवा के दौरान हवा में लटक जाते हैं और हवा की दिशा में डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवा के डायरेक्शन में ही आगे चलते जाते हैं और जहां हवा का वेग कम हुआ वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। तो यदि अपन बात करें कि सबसे अधिक दूरी पर कौन से क्षरण के द्वारा मर्दा अधिक मूव करती है, वो है आपका निलंबन। कौन सा है आपका? निलंबन। निलंबन में मर्दा के कणों का व्यास कितना होता है? 0.1 mm से भी कम होता है। और 0.1 mm से 0.5 mm तक की जो व्यास वाली जो मर्दा होगी उसको बोलते हैं उच्छलन का संरक्षण, कि ये उससे कम चीज मान लीजिएगा 1-2 किलोमीटर पे जाती है तो ये उससे कम स्तर पे गिर जाती है, थोड़ी ऊपर उड़ती है, ये काफी ऊंचाई पर चली जाती है। ये इनकी जो उड़ना होगा वो उनसे ज्यादा होगा, क्यों कि कण जो होते हैं वो भारी होते हैं। अगला आपका सतह समर्पण, सतह के द्वारा आगे की ओर मूव कर। अब इसको अपन रोक कैसे सकते हैं? वायु के द्वारा जो आपका क्षरण होता है तो उसको अपन रोकने के उपाय, पहला मैं बात करूँ प्रभावित करने वाले कारक की बात अपन कर रहे हैं तो जलवायु होगी, जहाँ की शुष्क जलवायु होगी, हवा तेज चलती है वहाँ पर हो गया। दूसरी बात अपन करें स्थलाकृति बात अपन कर लें, स्थल की आकृति बात कर लें तो जला, पहला हो गया आपका जलवायु क्लाइमेट, दूसरा हो गया आपका स्थलाकृति, स्थल की आकृति जो होती है उसके आधार पर, जैसे मान लो मैं कहूँ पहाड़ जहाँ पर है कितनी भी हवा चले वहाँ की मर्दा का पतन नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर हवा का वेग कम हो जाएगा। नेक्स्ट है मर्दा के गुण, मर्दा की गुण यदि मान लीजिए कले मर्दा है जिसे कण पास में आपस में बंधे हुए हैं उनमें आकर्षण अधिक होता है तो वो भी हवा के द्वारा वायु के द्वारा उसका क्षरण क्या होता है? कम होता है। और किसी मर्दा में यदि पौराणिक पदार्थ जो होते हैं वो अधिक पाए जाते हैं तो पौराणिक पदार्थ अधिक होने के कारण भी उनका जो अपरदन जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। ये आपका हो गया वायु के द्वारा मर्दा का क्षरण, निलंबन, उच्छलन, सतह समर्पण कि अपने कण के व्यास जो है उन पर वो निर्भर करता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं जल के द्वारा। नेक्स्ट होगा आपका जल के द्वारा मर्दा, जहां पर बारिश अधिक होती है, जैसे पश्चिम बंगाल की बात करें
पश्चिमी बंगाल में अधिक बारिश होती है तो उस क्षेत्र में जल के द्वारा जो मृदा क्षरण होता है, सॉइल इरोजन होता है, वो अधिक होता है, वहाँ पर अधिक होगा। वही प्रक्रिया होगी। 4 चरण हो गया आपका। बौछार का आना, बौछार आएगी, बौछार गिरेगी, पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स आएंगे, पार्टिकल्स टूटेंगे, टूटकर परक्षरण होगा, परत के रूप में बहेगा और फिर वो क्षेत्र कट जाता है, वो क्षेत्र आपका वहाँ पर कटेगा। तो ये आपका हो गया मृदा क्षरण आपका हो गया। नेक्स्ट अब अपन देखें मृदा के क्षरण की से प्रभाव। तो पहला था आपका क्लाइमेट, जलवायु, दूसरा आपका स्थलाकृति, तीसरा मृदा। सेम वही प्रक्रिया जल में हुई। यदि मान लीजिएगा जलवायु की बात अपन करें कि जलवायु जहाँ पर जलवायु शुष्क अर्ध प्रदेशों में, शुष्क अर्ध जो प्रदेश जो होते हैं उन प्रदेशों में सूखापन होगा, वायु वर्षा कम होती है तो पानी आपको कम होगा, मृदा कटाव कम होता। नेक्स्ट बात अपन करें स्थलाकृति, स्थल की आकृति। इसे मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र, ये पहाड़ी क्षेत्र हो इस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र। तीसरे पर देखें समतल इस प्रकार से समतल सतह है। अब यहाँ जब पानी गिरता है तो ये बर्फ कट जाता है। जैसे इसे मान लीजिए इस प्रकार से पानी आया यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से ऐसे इस प्रकार से गिरेगा तो यहाँ पानी वेग अधिक होगा, और जब वेग अधिक होगा तो मृदा का कटाव अधिक होगा, मृदा कटेगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ कटाव होगा, फिर यहाँ। तो इस प्रकार से ढालनुमा क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर भी मृदा का कटाव होता है। लेकिन इससे कम ऐसी भी डायरेक्टली होगी भाई, यहाँ से आया मिट्टी कटी यहाँ आ गई, इसका क्षेत्र क्या होगा अधिक, तो ये साइज इसकी अधिक होती है। या मैं कहूँ कि मृदा एक तो इतने ऊंचे से कटाव वैसा हो, एक ढालनुमा क्षेत्र में, इस ढालनुमा क्षेत्र में भी मृदा का क्षरण इससे क्या होता है कम होता है। ये हो गया आपका स्थलाकृति। किस तरह की आकृति कैसी है? यदि समतल आकृति है, जैसे समतल की बात करें, कले मृदा है, समतल लेवल है, तो वहाँ पर जल के द्वारा मृदा का क्षरण होता है, इनकी बजाय कम होता। तो डिपेंड करता है किस तरह की आकृति कैसी है। नेक्स्ट मृदा गुण। अभी हम बात कर रहे थे जिस मृदा में कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं, वह मृदा अधिक उपजाऊ होती है और उनके जो कण जो होते हैं वो आपस में बंधे हुए होते हैं, नजदीक होते हैं, पास पास में होते हैं, तो वहाँ भी मृदा क्षरण कम होता है। वहाँ भी मृदा क्षरण क्या होगा कम होगा। इसे बोलते हैं मृदा क्षरण। इसमें मृदा गुण के वैसे फिर क्या होता है कम होता। अब थोड़ा अगला अपन देखिए नेक्स्ट मृदा संरक्षण की विधियाँ। ये मृदा संरक्षण पढ़ा आपने जलवायु के द्वारा और वायु के द्वारा। अपन नेक्स्ट लेते हैं मृदा संरक्षण। अब सोच की बात है कि मृदा का कटाव होगा तो कोई भी किसान अपनी मिट्टी कटने नहीं देता है। अपन क्या करते हैं, उसको कटने की जो उपाय है वो करते हैं, उनको रोकते हैं कि मृदा कहीं कट के दूसरे क्षेत्र में ना जाए, वो अपन रोकते हैं। तो उसको बोलते हैं मृदा क्षरण। क्या कहते हैं मृदा क्षरण, कि अपन जो तरीके पर करें जिसके द्वारा मृदा का कटाव रोका जा सके, मृदा की कटने की रोकने की क्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं। तो मृदा संरक्षण करने के लिए हमारे पास 2 विधियां हैं। पहली है आपकी जैविक विधि। दूसरी बात अपन करें जैविक विधि, दूसरी है आपकी यांत्रिक विधि। जैविक विधि के बात में पहला आपका एग्रोनॉमी मेथड। पहला है जैविक विधि में भी बात करें तो इसमें है आपका पहला एग्रोनॉमी मेथड। नेक्स्ट आपका वृक्षारोपण
नेक्स्ट है घास लगा, घास लगा, भाई खेतों में अपन घास लगा देते हैं, इससे मृदा कटाव रुक जाता है। अब यहाँ पर एग्रोनॉमी मेथड की बात हम करें तो एग्रोनॉमी मेथड में हम पढ़ेंगे, एग्रोनॉमी मेथड है आपका, इसका हो गया आपका समोच्च खेती, इसमें हो गया आपका समोच्च खेती, कंटूर 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 खेती मतलब सीढ़ी नुमा पर खेती करते हैं तो उसमें मिट्टी का कटाव कम होता है, उसे अपन कंटूर कहते हैं। इस प्रकार की संरचना बनाएंगे अपन, तो यहाँ मृदा का जो वेग, जल का जो वेग है वो कम हो जाता है, मिट्टी का कटाव क्या कम होगा। नेक्स्ट आपका भूपृष्ठकरण, नेक्स्ट है आपका पलवार, नेक्स्ट फसल चक्र। तो अपन समोच्च खेती के द्वारा भूपृष्ठकरण का मतलब हो गया कि मृदा को काफी गहराई तक खोदकर उल्ट करना, आपका हो गया भूपृष्ठकरण। उसमें मिट्टी कण टूट जाते हैं, पानी आएगा, पानी आने से पार्ट्स जो होते हैं मृदा के डिस्ट्रॉय होंगे, डिस्ट्रॉय होने के साथ पानी साथ में प्रवाहित हो जाते हैं। पलवार, खेत में घास वगैरह डालना, खेत के अंदर आपके जो ह्यूमस जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अपन है उनकी मात्रा निकालना। तो ये सब सारा एग्रोनॉमी मेथड के द्वारा मृदा का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट आपका यांत्रिक विधि, यांत्रिक विधि में देखिए अपन क्यारी बनाना, यांत्रिक विधि में है क्यारी बनाकर यदि हम खेती पर कर रहे हैं, पानी का प्रवाह देते हैं तो उसके अंदर इस प्रकार से क्यारी बनाए, जल का भी कम होता है और मृदा का कटाव भी कम होता है। नेक्स्ट है अधोभूमि की गहरी जुताई, भूमि की गहरी जुताई, ठीक काफी नीचे गहराई जुताई करना। भाई जमीन है, मैं देखा था कुछ प्लांट्स ऊपर तक होते हैं, कुछ प्लांट काफी नीचे गहराई तक होते हैं, तो काफी नीचे गहराई तक करेंगे तो नीचे अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसका उपयोग क्या करते हैं, अधिक करते हैं। अधोभूमि क्षेत्र हो गया। तीसरा है कंटूर टेरेस बनाना। तो अपन मृदा के क्षरण क्या है कि मृदा के कटाव को रोकने की क्रिया, कि मृदा के रुकने की क्रिया मृदा क्षरण कहलाती है। दो प्रकार की विधियां होगी, जैविक विधि, यांत्रिक विधि। जैविक विधि दो प्रकार की होती है, एग्रोनॉमी मेथड से सस्य विज्ञान मेथड, सस्य संबंधित विधियां, इसके अंदर आता है आपका समोच्च खेती में जहां ऊपर खबर का है, जहां पर कभी ऊपर क्षेत्र, नीचे ढालनुमा क्षेत्र होगा, वहां पर कंटूर इस प्रकार से ऐसे बनाने पर वहां पर जल का प्रवाह जो होता है, जल के प्रवाह के द्वारा मृदा का जो अपरदन होता है उसको कम कैसे करेंगे। देखो इसमें ये भी साइज कम बनाते हैं, ये साइज बिल्कुल कम है, इस प्रकार से ऐसे कम बनाते हैं, जिससे जल का वेग क्या होता है, कम होता है। भाई पानी एक ऊंचाई से गिरे, एक इतनी ऊंचाई से गिरे, तो यहाँ वेग कम होगा, यहाँ वेग अधिक होगा। यहाँ अधिक वेग गिरने से मृदा कण में फोर्स अधिक लगेगा, यहाँ फोर्स कम लगेगा, तो यहाँ मृदा का अपरदन क्या होता है, अधिक होता है। तो सीढ़ी नुमा खेती कर कर भी अपन क्या कर सकते हैं, मृदा संरक्षण को रोका जा सकता है। दूसरा है भूपृष्ठकरण, प्लांट जमीन पर ग्रो करते हैं, तो कुछ प्लांट की जो रूट्स होती हैं ऊपर लेवल पर, कुछ उससे नीचे, कुछ प्लांट्स की जड़ें रूट्स, जैसे में खेती, शीशम, पीपल की बात अपन करें तो इनकी मुस्टा रूट्स होती हैं वो काफ़ी नीचे गहराई तक जाती हैं और अधिक जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ग्रहण करते हैं, क्योंकि मृदा में जितनी गहराई पर अपन जाएंगे मिनरल्स जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, उनकी मात्रा जो होती है वो बढ़ती जाती है। तो जितने प्लांट्स की जड़ जितनी गहरी होगी वह प्लांट्स उतना ही अधिक ग्रो कर पाएगा। तो भूपृष्ठकरण करना, पलवार करना,
खेतों के अंदर घास डाल देना, खेतों के अंदर सड़े हुए पत्ते हैं जो मल्च कहते हैं वो डाल देना। फसल चक्र भी एक प्रकार से अपन मृदा संरक्षण का उपाय होता है। मृदा संरक्षण का उपाय होता है फसलों को बदल कर बोना। नेक्स्ट बात करें तो वृक्षारोपण करके कि वृक्षारोपण अपन करेंगे। वृक्षारोपण करके भी अपन, क्योंकि पेड़ जो होते हैं उनकी जो रूट्स जो होती है उनका काम है जड़ों को बांधना, जड़ों का काम है मृदा को पता है कणों को बांधना। प्लांट को लगा रहे हैं, प्लांट को लगा जी हमने प्लांट लगाया, इस प्लांट्स की जो रूट जो है जो जमीन में है इनका काम होगा कि यहाँ के मृदा के कणों को बांधे रखना कि इसका अपरदन नहीं होने देना। हम देखते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ की मृदा कम करती है, बजाय जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, वीरान जगह है जहाँ पेड़ पौधे की मात्रा बहुत ही कम है, पेड़ पौधे कम है या पेड़ों की संख्या नहीं है, वनस्पति नहीं है, वहाँ का कटाव अधिक होता है। वो यही है क्योंकि ये पेड़ पौधे जो होते हैं ये रूट्स जो होती हैं वो जड़ों के इनके कणों को बांध कर रखती घास लगा जैसे में लोग लगाते हैं तो वो क्या करते हैं मृदा के कणों को बांधे रखते हैं, वहाँ का मृदा कटाव कम होता है। नेक्स्ट बात कर रहे थे कि आपका यांत्रिक विधि के द्वारा यांत्रिक विधि में है क्यारी बनाना, समतल भूमि क्यारी बनाते हैं, क्यारी बनाने से भी क्या है मृदा संरक्षण होता है। नेक्स्ट है अधोभूमि की गहरी जुताई, नेक्स्ट आपका कंटूर से। धन्यवाद। आज हमने पढ़ा मृदा क्षरण के बारे में, मृदा संरक्षण। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। कल अपन पढ़ेंगे बीज के बारे में, सीड्स के बारे में। इस यूनिट के फर्स्ट लेसन का है आपका बीज पढ़ेंगे। बीज की परिभाषा क्या है, बीज की क्वालिटी क्या है, कौन सा बीज उत्तम किस्म का होता है और किस सीड्स को हमें लगाना चाहिए, किस सीड से हमें अधिक प्रोडक्शन प्राप्त होता है और उस सीड की अंकुरण क्षमता सबसे बड़ी अच्छा तरीका कि वी कैन फाइंड कि उसका जो अंकुरण जो क्षमता जो है उगने की क्षमता है वो उस बीज की कितनी है वो ज्ञात करना। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।